सो हमें हेलो हेडफोन एंड लगाने दो। वेलकम एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक रिव्यू जो बहुत ही फेमस डिबेट हुई है गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर। जावेद अख्तर वर्सेस मुफ्ती, जहाँ पर मुफ्ती साहब हमारे गॉड के एग्जिस्टेंस के पक्ष में वो आर्गुमेंट्स दे रहे थे एंड जावेद अख्तर एज एन एथियस्ट उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। तो मेरे साथ हैं मिस्टर डॉक्स एंड लॉर्ड। तो हम तीनों मिलके आज डिबेट का रिव्यू करेंगे एंड हमारा मेन फोकस होगा कि जितने भी मेजर वहाँ पे पॉइंटर्स आए हैं उसके ऊपर एज एन एथियस्ट या फिर एज ए थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव हम उस पर अपना टेक देंगे कि वो आर्गुमेंट है क्या एंड उसका क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम डॉक्स एंड लॉर्ड, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें एंड फिर हम वीडियो प्ले करेंगे। तो माई सेल्फ डॉग्स एंड आई एम एग्नोस्टिक एथिस्ट। तो जैसा अभी भाई ने बताया कि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही मस्त डिबेट हुई और आजकल ऐसी डिबेट्स देखने को नहीं मिलती। तो आई थिंक ये स्टार्ट हो रहा है उस एरा का जब हम ओपनली इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं गॉड के बारे में। एंड नाउ और हमारे साथ स्टेज लॉर्ड इज है। टू लॉर्ड। या लॉर्ड भाई अब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। बताइए लॉर्ड भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड जो डिबेट हुई इसके बारे में ही अपन डिस्कशन करने वाले हैं और हम लॉर्ड हैं। हमारा इंट्रोडक्शन इतना ही। और सो लॉर्ड हम यहाँ पे भाई इसको लॉर्ड डिबेट को चलिए ऑलवेज। देखते हैं। इसको फुल स्क्रीन में कर दो एंड फिर ना हम इसको देखेंगे एंड पॉज करके हम अपना ओके। टेक देंगे जहाँ जहाँ पे हो। अभी भाई आप लॉर्ड की थोड़ी आवाज कम करना। कर दो, हाँ, ठीक है, कर दिया। ठीक। हेलो, अब सही आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल हाँ। चलिए। तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? तो रुको मैं हाँ, रिकॉर्डिंग टाइम स्टार्ट है। स्टैम्प से स्टार्ट करता, लाइक पूरा हम हाँ देखने जाएंगे तो। हाँ, और हाँ, फर्स्ट टाइम तीनों स्टैम्प लोग है बोलेंगे अपन। जी। सो फर्स्ट टाइम स्टैम्प तीनों है लोग 7 मिनट बोलेंगे। का, जहाँ पे एक आर्गुमेंट आया या था साइंस इज नॉट द राइट टूल। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर अपना टेक देंगे। हम मुफ्ती जी की लाइक ओपनिंग फर्स्ट राउंड का ये पार्ट है, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस अगर सुनाई दे रहा है तो मैं स्टार्ट करूं? ओके, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं जी। स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम यह साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन यह स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो। तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा
मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है, ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान चलो, तो यहाँ पे पहला टेक मैं देता हूँ कि मौलाना ने बहुत क्लियरली लाइन ड्रॉ किया है, एम्पिरिकल एविडेंस गॉड के लिए वैलिड नहीं होगा। तो फॉर द व्यूअर्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं या फिलॉसफी करते हैं तो वहाँ पे हम मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट्स आते हैं। तो एक एम्पिरिकल हो गया, एम्पिरिकल का सिंपल मीनिंग होता है जो हमारे सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं वर्ल्ड का और उसके बेसिस पे नॉलेज ड्रॉ कर रहे हैं, वो एम्पिरिकल होता है। इसके अपोजिट रैशनल स्कूल होता है। रैशनल स्कूल कहता है कि माइंड इज सफिशिएंट एनफ कि हम माइंड के थ्रू ही नॉलेज को जान सकते हैं। एंड एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म का बहुत लंबा कसमोकस चलता आता है पूरी दुनिया में। तो मुफ्ती का ये कहना है यहाँ पे कि हम यहाँ पे लॉजिक एंड रीजनिंग का यूज करके गॉड के एग्जिस्टेंस को करेंगे, ठीक है। पर सेकंड में टाइप बात में आकर जब वो जावेद अख्तर से कहता है कि नॉन एग्जिस्टेंस का लॉजिक एंड रीजनिंग, लॉजिक या रीजनिंग दे दो, सो अगेन फिर हम देखेंगे कि इनके साइड से क्या आता है। पर फॉर नाउ मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग टेक है जहाँ पे साइंस का यूज़ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ रीजनिंग का यूज़ किया जा रहा है। एंड तो चलो देखते हैं डॉग्स एंड लॉर्ड, कुछ इस पे कहना आपको तो कोई डॉग्स भाई अगर आप लॉर्ड भाई अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मौलाना मुफ्ती जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम साइंस को एज अ टूल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करने के लिए। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि वो साइंस के अलावा लॉजिक को कैसे एक प्रॉपर बेसिस बना के ये 100% सर्टेनिटी के साथ कुछ प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज इफ समथिंग इज एम्पेरिकली वो नहीं है तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली प्रूफ कर ही नहीं सकते। वो आप 99% कह सकते हो कि हाँ सर्टेनिटी के साथ हो सकता है, बट जब गॉड की बात आती है तो वो एक ऑब्जेक्टिव चीज इन लोगों का ही मानना है, मतलब जो बिलीव करते हैं गॉड में कि वो एक ऑब्जेक्टिव चीज होती है। तो मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसे इसको प्रूव करेंगे, बस लॉजिक को यहाँ पे करके। जब लॉर्ड आप डॉक्स जब आपने बातें लाई ना कि और जब ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की, तो फिर मैं याद करूँगा यहाँ पे डेविड ह्यूम के प्रॉब्लम इंडक्शन की जब ह्यूम कहते हैं कि हम डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू बस और बस पेन एंड पेपर पे चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, किसी भी आर्गुमेंट का साउंडनेस या वैलिडिटी। वो साउंडनेस एंड वैलिडिटी लिटरली रियल वर्ल्ड के चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक संशय का बात है, वहाँ पे स्केप्टिज्म आता है। तो जाको हम देखेंगे इस चीज को मुफ्ती ओके, लाइन हम कुछ टेक रखना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर अपन शुद्ध लॉजिक और रीजनिंग का ही उपयोग करेंगे गॉड के प्रूव करने में, तो उसे प्रूव करना निहायत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध लॉजिक और रीजनिंग से अपन कंक्लूसिव चीज पर नहीं पहुंच पाएंगे गॉड के टॉपिक पर। तो मतलब ये देखना मतलब बहुत अच्छा होगा कि ये मतलब प्रूव कैसे करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि लॉजिक और रीजनिंग से जहां आप जाओगे वहां फंस जाओगे गॉड को प्रूव करने के टाइम पे, क्योंकि उसका आप इंपेरिकल एविडेंस तो दे नहीं सकते हो, तो रीजनिंग फिर भी लॉजिक में तो इंपेरिकल एविडेंस ही भी मांगेंगे लास्ट में। तो लाइक कंटिन्यू करते हैं। तो इनके आर्गुमेंट्स को देखते हैं कि अब ये कैसे प्रूफ करेंगे। कर देता हूं प्रिडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये गाइस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक है, कहां से आया, किसने बनाया। बातें तो इनको ये करनी है सारी की सारी, पर कुरानिक बातें नहीं करनी। कुरान में तो अल्लाह ने ना मतलब कुन फाया कुन कहा है, लेट बी देयर बी लाइट, और चीजें बन गई, एक्स नील हो चुका है। इनको पता है कुरान की बातें ये लाएंगे, बोगस साबित होगा इनका पूरा का पूरा गॉड। एक मिनट लॉर्ड, और चीजें लेकिन बोगस साबित होगी। होल्ड ऑन प्लीज लॉर्ड, रुक जाओ। तो सेकंड, जब पहले इंसान को बनाने की बात आती है तो फिर मिट्टी से इंसान बन जाता है अल्लाह के थ्रू। मौलाना को अच्छे से पता है कुरान आएंगी, अल्लाह प्रूफ नहीं हो सकता। तो मौलाना मुझे बहुत डेयरिंग स्टेप ये लग रहा है कि अपने घर से अपने कुरान जो कि फाइनल नॉलेज है गॉड का, उसको को दरकिनार करके वो एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आए। लेट्स सी क्या होता है, बोलो। हमें लगता है कि अगर उन्होंने सोचा है कि वो गॉड पे बात करेंगे, सिर्फ किसी स्पेसिफिक रिलीजन के गॉड पे बात नहीं करेंगे, तो फिर गॉड के एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या करता है, क्या है गॉड, क्या कर सकता है, तो उसके एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करेंगे? अगर क्योंकि हर धर्म उसकी दलील अपने हिसाब से देगा ना। हिंदुओं का गॉड कुछ अलग बात करेगा, मुसलमानों का गॉड कुछ अलग बात करेगा, और कहीं भी अपन को लॉर्ड भाई हमें उनको स्ट्रॉ मैन नहीं करना चाहिए। उनका आर्गुमेंट नहीं है, वो अल्लाह के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे हैं, वो डिबेट गॉड के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो मतलब हम बहुत है वही कि क्या इनके लॉजिक, मतलब वो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। हाँ, तो गॉड्स के इनके जो एट्रीब्यूट्स पे वो डिबेट नहीं कर रहे हैं लॉर्ड भाई। एंड मैं आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों से कि ट्राई करते हैं कि मोस्टली हम गॉड के ऊपर ही बात करें, ना कि अगर हमें बात भी करना है तो हम पर्सनल गॉड और इम्पर्सनल गॉड की बात कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक पूरे मुफ्ती जी ने पूरे डिबेट में कोई अल्लाह के बारे में बात नहीं करी है, तो वो एक काइंड ऑफ स्ट्रॉमैन हो जाएगा अगर हम उनकी उस चीज को लेके आएंगे। देखते हैं, बस मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये चीज कि है ना कि एक थीस्टिक गॉड का जो जनरल एट्रीब्यूट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोग सेंट एक्वाइनिस के जो फाइवफोल्ड आर्गुमेंट्स हैं तो वहां से लेंगे कि गॉड ओमनीपोटेंट, ओमनिबेनेवलेंट, ओमनिसेंट है।
सो लेट्स सी कि मुस्लिम मुफ्ती का आर्गुमेंट अब क्या आने वाला है, इसलिए कि हम ड्रॉ करें अपने साइड से या एज्यूम करें चीज़ों को। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो अभी भाई आप इनके आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इन्होंने जो अभी बोला है कि जैसे बाकी एथिस्ट लोग हैं उनके पास आंसर नहीं है कि हम क्यों ये सोचते हैं कि ये बॉल किसी ने बनाया होगा या डिजाइंड होगा, लाइक व्हाई, whom। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ सो आप बोलना है या मैं इट्स कंटिन्यू जस्ट करूं? लाइक एज ना कि इनको लगता है कि अगर चीज़ें स्टार्टिंग से जैसे इट्स लाइक ए सॉन्ग नो, आप जब गाने सुनते हो तो आप ये नहीं सोचते कि गाना का सबसे पहला ट्यून किसने बनाया होगा या गाना कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ होगा। सो फॉर एथिस्ट, मोस्ट ऑफ द एथिस्ट, लाइफ इज जस्ट लाइक ए सॉन्ग। आप गान जीते हो, उस चीज़ को एंजॉय करते हो रिगार्डलेस को सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, सबसे लास्ट में कहाँ पे जाएगा। तो एथिस्टों के पास आर्गुमेंट नहीं होता है इन द रियल सेंस। जब एथिस्ट बोलते हैं कि यूनिवर्स कहाँ से आई, तो हम वहाँ पे उसको ओपन एंडेड छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बिग बैंग बहुत सारे थ्योरीज हैं, लाइक बिग बैंग की थ्योरीज है एंड और सारी भी है, पर एथिस्ट उस पर सर्टेनिटी नहीं डालते, क्योंकि साइंस का मेथड क्या है, हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया एंड ट्रेस बैक कर सकते हैं। पर वही फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन आ रहा है ना, कि चीज़ें हम 2-4 स्टेप देखते हैं और उसको एज्यूम करके फिर फर्स्ट तक जाने की कोशिश करते हैं एंड वहाँ पे आर्गुमेंट में नो गैप इन द आर्गुमेंट आता है चीज़ें। तो फॉर एथिस्ट हम उस चीज़ों को ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि विद सर्टेनिटी हमें नहीं पता है। सो हम स्पेकुलेट नहीं करते हैं कि सर्टेनिटी के साथ किसने बनाया है। वी ऑल नो स्टार्ट हुआ है जस्ट बिकॉज़ कि यूनिवर्स में लाइटर मेथड का मैटर्स का अबंडेंस है एंड स्कैटर कर रहा है जी, लाइट स्कैटर्ड करती है। तो हम इससे बस इतना एज्यूम लगा सकते हैं कि एक सेंटर से चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो एक सिंगुलैरिटी या एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे सभी चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी, पर ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड या ऐसा कोई प्रूवन मेथड नहीं है जो कि बता सके कि लिटरली चीज़ें कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई। हम बस एजम्पशंस लगा सकते हैं एंड ये फील्ड पूरा का पूरा साइंटिफिक एंटी रियलिज्म के अंदर आता है, जहाँ पे साइंटिफिक एंटी रियलिज्म क्या आता है कि साइंस का मकसद है इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब चीज़ों को मेजरमेंट एंड ऑब्जर्व करने का, उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रा करने का। पर साइंस है ना, रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो मुझे लगता है कि एथिस्ट मोस्टली साइंटिफिक एंटी रियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। I'm pretty much agree with you जो आपने बोला, एंड आप तो एकदम गहराई में ही चले जाते हो, और ये बहुत ही अच्छा है हमारे ऑडियंस के लिए, उनको आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। हाँ, हम देखते हैं बातें इनका करेंगे नेक्स्ट साइंटिफिक आर्गुमेंट रियलिज्म क्या की, होगा। साइंटिफिक एंटी रियलिज्म की, पर इनका आर्गुमेंट हम्म, आने दो एंड फिर हम इसके ऊपर अपना टेक बताएंगे। या गो अहेड। यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए, लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशन, मैं इसको पॉज करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने छोटे ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बोल दी, एंड आई होप कि आप लोग एग्री करोगे, क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया कि ब्रो आई जस्ट मैं ब्लैंक हो गया। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है ना, किट में ये जाएगा। ब्लेम कर रहे हैं एथिस्ट को कि नो अपील टू इग्नोरेंस है। बट या हमने एक अपील चीज़ टू के बारे में इग्नोरेंस। हमने एक चीज़ के बारे में पता लगाने का ट्राई किया, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हम या तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके हम प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में पता लगाएंगे, या फिर स्पेकुलेट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। और जब हमने वो लगाया तो
हमें वहाँ पे चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी दिखनी स्टार्ट हुई और फिर हमने उसको वहीं पर ड्रॉप किया और बोला वी डोंट नो। बट इसका मतलब ये नहीं है जब हम कहते हैं वी डोंट नो या पॉसिबल नहीं है इसको पता लगाने हैं, तो ये चीज़ें ये नहीं, ये इग्नोरेंस में नहीं आता है, ये ऑनेस्टी में आता है। अगर मैं बोलूँगा डॉग्स, पूछूँ आपसे, आपने सुबह में ब्रेकफ़ास्ट किया था? हाँ, क्या आप एक किया था। नेसेसरी कनेक्शन मुझे एस्टैब्लिश करवा सकते हो कि जस्ट बिकॉज़ आपने सुबह में नाश्ता किया था, हम तीनों बैठ के यहाँ पे अभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इवेंट वाइज़ इवेंट? नहीं, मतलब अभी मुझे बैक में जाना होगा तो कुछ चीज़ें मैं भूल जाऊँगा। ज़रूरी हाँ, नहीं कि मुझे सारा याद हो, बट हाँ, मैं बता सकता हूँ। तो इग्नोरेंस ये होगा ना, जब हम पूछेंगे, चीज़ें चेन में चल रही है, जस्ट बिकॉज़ कि आपने सुबह में एक काम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ये चेन में चलती आ रही हैं, पर चीज़ें कोरिलेट भी होती हैं, आगे आएगा ये आर्गुमेंट। बट फॉर नाउ एथिस्ट का इग्नोरेंस नहीं है यहाँ पे, एथिस्ट का एक ऑनेस्टी है, चीज़ें हमें जब नहीं पता होती है, हम उसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं इंस्टेड कि हम वहाँ पे चीज़ों को सुपर इम्पोज़ करें। तो आई होप कि हाँ, मौलाना और को ए प्राइड के बारे में पता होगा। और इस पे हाँ, हम और लाइक हमें दो क्वेश्चन अभी भी रहे जी। कि अपन जिस गॉड को डिस्प्रूव कर रहे हैं, किसे डिस्प्रूव कर रहे हैं? मतलब कुछ तो उसका होना चाहिए ना कि वो करता क्या है? उस चीज़ को तो वो डिस्प्रूव बताया करा जा जाएगा आगे सकता है। में, वो आगे में बताया ओके, जाएगा। वो अभी ये बताएँगे कि जो गॉड ओके। है, आई थिंक। हाँ, और ये जिस चीज़ को डॉगमा कह रहे हैं, आई थिंक डॉगमा वो नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास कुछ है नहीं मानने को तो हम नहीं मान रहे हैं। बट हुँ, अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप अज्यूम करके मान लोगे, हुँ। जस्ट फेथ के नाम पे मान लोगे, तो वो डॉगमा हो जाएगा। हुँ। और आपको कुछ नहीं दिख रहा है और आप उसको बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता, तो आई थिंक ये ऑनेस्टी है, इग्नोरेंस नहीं, जैसा एबी भाई ने बोला। हाँ, डॉगमा वो होता है ना कि आपके पास एक बिलीफ होता है और उस बिलीफ को आप विदाउट क्वेश्चन किए हुए मान लेते हो। जैसे कि मौलाना ने के पास एक बिलीफ है, खुदा है। एंड मौलाना ये बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज़ हमें पता नहीं होगा, फिर भी हम मानेंगे कि खुदा है, तो वो डॉगमैटिक होगा, ना कि हमारा पोजीशन जब हम कहते हैं हमें नहीं पता है, तो हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बोलते हो लोग और इस पे? बेसिकली जो मतलब जो साइंस की डेवलपमेंट ही दिखता है अपन को, उनमें रिलीजन ने बहुत फंड करा साइंस को। लाइक चर्च ने गैलीलियो को फंड करा स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वो चर्च के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर उसे सजाएं दी वगैरह करा। लेकिन जो मतलब साइंस का, अगर कभी भी धर्म के किसी भी टॉपिक पे बोलता है साइंस, तो उसका सीधा रीजनिंग ये है कि वो उसे प्रूव करना चाह रहा है। साइंस हमेशा चीज प्रूव करने की ट्राई करता है, उससे अपन को एक नई चीज पता चलती है। अपन कहते हैं कि साइंस से डिस्प्रूव कर दिया, साइंस बिल्कुल उल्टा काम करता है, साइंस प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है। तो लाइक अगर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थोड़ी सी भी साइंस को लगता है, तो प्रूव करने की कोशिश करेगा उसको। लाइक हाँ, जितना हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से बताया। एक और चीज, साइंस जो है वो प्रूफ से नहीं डिसप्रूव से वर्क करती है। हम ट्राई करते हैं जितनी चीजें डिसप्रूव हो जाएं उतना अच्छा है साइंस में। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, बट एक और चीज, इनका नाम क्या है? मुफ्ती है, मुफ्ती स्माइल। ओके। जी, तो मुझे लगता है ना कि हमें इनके आर्गुमेंट्स का वेट करना चाहिए, इंस्टेड कि अपने साइड से हम असम्पशंस लगाते जाएँ। सो क्या हम दूसरे टाइम स्टैम्प पे जंप करें अभी डॉक्स, क्या लगता है आपको? हाँ, मैं करता हूँ। आई थिंक इनका दो ही आर्गुमेंट है। अभी तक उन्होंने एक पॉइंट बोला है कि हम साइंस को यूज नहीं करेंगे एज अ टूल टू प्रूव गॉड, और एक बॉल की उन्होंने एनालॉजी दी थी कि जो बॉल है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, और उन्होंने क्लेम किया कि एथिस्ट लोगों को नहीं पता। और उसके बाद आई थिंक वेट, इनका नेक्स्ट आर्गुमेंट है शायद नेसेसरी गॉड ऑफ नेसेसरी बीइंग एंड गॉड ऑफ द गैप्स। या गॉड ऑफ द गैप्स तो ये लोग वैसे ही नहीं मानते हैं। चलो, कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है
ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है, और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग, आई थिंक इन्होंने अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। कंटेंजेंसी का मैं आर्गुमेंट है ये। कंटेंजेंसी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि कंटेंजेंट एंड नेसेसरी बीइंग, तो ये मॉडल लॉजिक का पार्ट है। एंड यहाँ पे कंटीजेंट का मतलब ये होता है कि चीज़ें दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी, एंड जो डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं वो या तो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। इन द सेंस कि लाइक मेरे पास एक पेन है, वो कंटीजेंट है प्लास्टिक के ऊपर, इंक के ऊपर, नो मेटल्स के ऊपर, चीज़ों को मिलकर पेन बना है। और ऐसा भी कभी टाइम था जब वो पेन नहीं था, अभी एक टाइम है पेन है। कंटीजेंट चीज़ें मे और मे नॉट एग्जिस्ट होता है। इन कंपैरिजन हम बातें करते हैं नेसेसरी बीइंग की। तो मौलाना हमसे पूछते हैं एक ऐसी चीज़ दिखा दो जो नेसेसरी है, तो यूनिवर्स नेसेसरी है। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं जस्ट लाइक एस मैं आपसे पूछूं डॉग्स कि डॉग्स एज ए पर्सन क्या है? क्या वो एग्रीगेशन है अपने हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, नो बॉडी स्किन्स का, या डॉग्स एज ए होल रिप्रेजेंट करता है खुद को? ऑफ कोर्स एवरीवन नोस एज होल। हम किसी को ऐसे बुलाते नहीं कि उसका हाथ आ जा, हाँ, तो हम मैं ऐसे उसको नहीं एज बोल अ सकता होल कि ही बुलाते अगर हैं। डॉग्स का इन सपोज कि डॉग्स के साथ कभी एक्सीडेंट हुआ और उसके पाँव नहीं रहे, तो क्या फिर भी वो डॉग्स रहेगा? बिल्कुल रहेगा, राइट? क्योंकि वो एज ए पर्सन, एज ए होलनेस को रिप्रेजेंट करता है। सेम वे इन यूनिवर्स, क्योंकि अब यहाँ पे बातें ऐसी हो रही हैं कि यूनिवर्स में सारी चीज़ें कंटिंजेंट हैं, बिल्कुल है, पर यूनिवर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्रीगेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। जब फिलॉसफी में हम यूनिवर्स को लेते हैं ना, तो हम ये नहीं मानते कि यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स सिंपली मीन्स इन द फिलॉसफी, जब वो एज होलनेस एवरीथिंग एग्जिस्ट अराउंड अस को एक साथ लेते हैं तो यूनिवर्स आता है होलनेस को। तो फिर मैं यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा मौलाना से, कभी ऐसा केस हुआ है कि यूनिवर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और कभी ऐसा नहीं होता है? लॉर्ड एंड डॉक्स बता सकते हो तो बताओ तो एक बार, या आपको हर एक कंडीशन में यूनिवर्स का एक्सपीरियंस होता है? हाँ, क्योंकि हम एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, हम जो है वो एक्सपीरियंस ही है मोस्टली यूनिवर्स का। या अगर मैं यहीं पे यूनिवर्स कहना नहीं होगा चाहता तो हूँ। कुछ है ही नहीं। इस पे डेकार्ट की एक लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो या मतलब कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो मेरे दिमाग में जो थॉट है वो परमानेंट ना हो, थॉट हर टाइम चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो उन थॉट को ऑब्जर्व कर रहा है वो परमानेंट ही है, और वो जब से है, जब से हम पैदा हुए, और तब तक रहेगा जब तक हमारी मौत ना हो जाए। या मैं यहाँ पे ये पूछने वाला हूँ कि कभी लॉर्ड आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अभी तो यूनिवर्स मतलब एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, आपको अभी तो चीज़ एक्सपीरियंस हो रही हो, पर कभी ऐसा हुआ है आपको चीज़ें ना एक्सपीरियंस हो रही हो? ऐसा जैसे कि वैसे मतलब अगर फिलोसफिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है जब अपन डीप स्लीप की स्टेज में हो, तो वहां पे चीजें पर एक्सपीरियंस उस करना समय तो बंद हो आप जाएंगी। एक्सपीरियंस ही, हाँ, पर उस समय आप तो अवेयर नहीं होते ना चीज़ों को लेके, पर पता हाँ नहीं रहता तो है वो। हम्म, होल और पॉइंट टू बाकी से हर टाइम दैट, पे सो होल पॉइंट टू से दैट कि जब हम फिलोसफी में यूनिवर्स की बातें करते हैं तो हम बातें करते हैं यूनिवर्स एज ए होलनेस रिप्रेजेंट कर रहा है सभी चीज़ों को, भले ही उसके चीज़ें कंटिंजेंट हैं, एक दूसरे में मिला हो, पर ऐसा कभी नहीं होता कि यूनिवर्स अचानक से नहीं रहे, गायब हो जाए और फिर आ जाए। एंड सेकंड, जो मौलाना ने पहले बात की थी, सुपर नेचुरल काउज नहीं होगा। आई टोटली एग्री विद दैट।
यूनिवर्स का सुपरनेचुरल काउस नहीं हो सकता। यूनिवर्स नेचर के अकॉर्डिंग चलता है, लॉ ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो यूनिवर्स का सुपरनेचुरल काउस नहीं हो सकता। हम आगे देखेंगे क्या बोलना चाह रही है। उससे पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो कि ये चाह रहे हैं कि नेसेसरी बीइंग को एक गॉड के आर्गुमेंट में यूज करना, तो ये नहीं बन सकता बेसिस 100%, क्योंकि हम क्लियर नहीं है नेसेसरी बीइंग के बारे में, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते उस नेसेसरी बीइंग के बारे में। हम अज्यूम करते हैं कि हम रुक जाते हैं कि यहाँ पे कुछ तो होगा, हम एक या जगह एक है तो कोट हमें है ना रुकना ही कि पड़ेगा, क्या नेसेसरी है। या इस ऐसा कोट है ना कि एन हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ, नो। तो जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ, या या तो कार्ल जब हम सेगन चीजों का को है। नेसेसिटी बताते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नेसेसिटी, एक नेसेसिटी जो फंडामेंटल हो और जो हर एक पॉसिबल सिचुएशन में हो, वो विजिबल ही ना हो, या फिर उसको मेजर नहीं किया जा सके, या फिर उसका एहसास तक ना हो लोगों को, और वो सिर्फ लॉजिक में होगा। तो ये हाँ बेवकूफ 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 वाली हरकतें हैं कि चीजों को आप एक तरफ तो नेसेसरी बोल रहे हो, फंडामेंटल बोल रहे हो, और दूसरे समय बोल रहे हो कि नेसेसरी बीइंग साइंस से मेजर नहीं हो पाएगा। हाउ ब्रो? हाँ, चलो कंटेंजेंट। लेकिन ये आर्गुमेंट, जैसे ये तो इसको बेसिस बता रहे हैं ना अपने गॉड के आर्गुमेंट के लिए, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बेसिस नहीं बन सकता एज अ प्रूफ, क्योंकि आप नेसेसरी बीइंग प्रूफ कर भी दोगे कि है, बट आप उसके बारे में कुछ प्रूफ नहीं कर सकते कि वो क्या है, यस। कैसे हाँ, बना इस है, ये क्यों आर्गुमेंट बस है, और बस ये आपके प्रूव पास करके कोई बताएगा। उसके लिए हाँ, कि हाँ, तो ये आर्गुमेंट बस ये प्रूफ कर सकता है कि आप एक कोई नेसेसरी बीइंग है, और बीइंग का मतलब ये नहीं कि लिविंग बीइंग है, इट कुड बी नॉन लिविंग। ये एंटिटी, इट ना कैन बी आपके एंटिटी। सेंटेंट, इट कैन बी एंटिटी और इट कैन नॉट बी एंटिटी टू, क्योंकि नेसेसरी बीइंग जरूरी नहीं है कि वो आपको गारंटी करता है कि वो एक एंटिटी ही हो। तो हम इट्स कंटिन्यू जस्ट लाइक करेंगे, अ लेकिन मेंटल लेवल काइंड ऑफ थिंग ना, कि जैसे हम लॉजिक में बता सकते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में बता सकते हैं, सॉरी, कि अ शेप जिसके तीन साइड्स होंगे एंड वो एडजेसेंट होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, वो ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल वहां तो प्रूव हो रहा है, बट ट्राइंगल हमें रियल लाइफ में नहीं दिखता। तो इवन दो कि हम ट्राइंगल को मैथमेटिक्स पेपर में प्रूव कर दे, पर हम रियल लाइफ में ट्राइंगल लेंगे कहाँ से? जैसे डॉक्स ने कहा है ना, या इवन इट्स सेम लाइक वो एक लॉ की तरह हो गया, या या आइडियोलॉजी की तरह हो गया, या कोई, बट वो कोई सब्सटेंस की तरह हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल भी एज ए सब्सटेंस कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो या एक तो ये ऐसा आइडियोलॉजी होगा ना कि हो इवन दो कि गया, एक आइडिया हो नेसेसरी गया। बीइंग हाँ प्रूव हो बोलिए। रहा है, पर वो नेसेसरी बीइंग गॉड ही है। आई डोंट थिंक एक ऐसा एस्टैब्लिश्ड होगा वहां से कनेक्शन। सो लेट्स गो। हाँ, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि ये नेसेसरी बीइंग को एक गॉड कैसे प्रूफ करते हैं। यस। लाइक कोई नेसेसरी बीइंग है तो वहां पे अगर उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में अपने को थोड़ा भी कुछ पता चलता है कि वो कैसा है, तो फिर वहां क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि इसे बनाने वाला कौन है, और इनफिनाइट रिग्रेस फिर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और अगर आप नहीं, पहली बात तो हम, हाँ जी हाँ, बोलिए लॉर्ड जी। हाँ, तो हम यही बोल रहे थे कि अगर ने कहीं भी मतलब अगर पहली बात तो क्रिएटर्स की बात करते हैं सारे रिलीजन, और फिर उसके एट्रीब्यूट्स बताते हैं, पर उसके एट्रीब्यूट्स बताना ही मतलब इस चीज को वैलिड करता है कि इसे भी बनाने वाला होगा, किसने इसे पावर दी जो ऐसा कर सके। जैसे बोलते हैं कि यूनिवर्स को पावर गॉड ने दी, गॉड ने क्रिएट करा यूनिवर्स, तो वो फिर इनफाइनाइट रिग्रेस आ ही जाएगा उसमें, अगर आप उसे लॉजिकली मतलब डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो। कंटिन्यू। हाँ, और एक और चीज, जो नेसेसरी बीइंग को आप लोग कोई बोल रहे हो, जरूरी भी नहीं कि वो कोई हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये प्री सपोजिशन है कि वो कोई होगा, तो ये लोग स्मगल करते हैं नेसेसरी बीइंग के साथ एक एंटिटी, एक मोर मेंटल ब्रेन या आइडियोलॉजी समथिंग, ये धीरे धीरे स्मगल कर देते हैं एज गॉड एंटिटी नेसेसरी बीइंग के साथ, क्योंकि अलोन तो वो आर्गुमेंट प्रूव नहीं कर सकता गॉड को।
बात करते हैं आगे इनकी वीडियो। जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू मुफ्ती साहब। जैसे इन्होंने बोल दिया ये यूनिवर्स लॉज ऑफ नेचर के तहत चल रहा है, तो हमें जरूरत ही क्या है गॉड की, जब लॉज ऑफ नेचर सुपर ही गवर्न नेचुरल कर चीज रही का है। असर्शन चाहिए क्यों हमें यहाँ पे? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यस एक पॉइंट जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे कि ये बोलते हैं कि जो चीजें का बिगनिंग होगा उसका एंड भी होगा। ब्रो, अगर कोई चीजें बिगिन हुई ही नहीं है तो पता कैसे चला कि वो चीजें है? अगर कोई बंदा एक पर्सन जन्म ही नहीं लिया है तो उसकी लाइफ कैसे होगा? वो तो मरने का तो उसका सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पे जब ये बोलते हैं ना कि चीजों का बिगिनिंग होगी तो वो कंटिंजेंट है, एंड रियली वांट टू आस्क, ऐसा कौन सी चीज है जिसका बिगिनिंग नहीं होता है? अगर उसका बिगिनिंग नहीं हुआ तो वो आया ही कैसे? कोई लॉजिकल आंसर है तो प्लीज आप दोनों बता सकते हो मुझे। हाँ वही, यहाँ पे लॉजिक घर में भूल जाते हैं जो लोग डिबेट करते हैं और नहीं इनके साथ उनका वो आर्गुमेंट आ जाता है ना कि हम साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं। रिलीजन खुली दिमाग से लॉर्ड आप मुझे बता सकते हो, एक चीज है, एक बंदा जो कभी पैदा नहीं हुआ, उसका जिंदगी कैसे पता लगाएंगे हम? उसकी एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ ये तो फिर हमेशा से है, तो है कैसे? वो तो अपने मतलब रेफरेंस फ्रेम से बाहर चला गया ना। और हमें इस पे एक पॉइंट कर देना था कि लाइक आज से पहले जब बिग बैंग की का पता नहीं चला होगा तो उस टाइम पे साइंटिस्ट बोलते थे कि लाइक वी डोंट नो। अभी बोलते हैं कि बिग बैंग के आगे अपन को कुछ नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। और लाइक आज से 100 साल 200 साल या 500 साल बाद अपन को इसका भी आंसर शायद मिल जाएगा, जितना हमें भरोसा है। लेकिन धर्म का सीधा सा वो है कि पहले यूनिवर्स पे बात नहीं करता था, कोई धर्म यूनिवर्स पे बात नहीं करता था, पर जैसे ही बताया कि हाँ यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, तो मल्टीवर्स पे बात करने लगे। साइंस इसको मतलब हाइपोथेसिस मानता है मल्टीवर्स को, पर रिलीजन उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ मल्टीवर्स है और हमारे गॉड ने ही क्रिएट करा मल्टीवर्स। और बिग बैंग का जो असर है, मतलब लेट मी कंप्लीट, तो जो बिग बैंग हो रहा है वो सिर्फ अपने यूनिवर्स का एक इंडिविजुअल बिग बैंग हुआ या फिर लाइक मल्टीवर्सल लेवल पे बिग बैंग हुआ, उसके बारे में भी अपन को कुछ नहीं पता। इसके बारे में स्टीफन हॉकिंस ने बातें की थी कि बिग बैंग हुआ, वो स्टार्टिंग पॉइंट है प्रेजेंट यूनिवर्स का, पर वह क्या वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट था या क्या वो एक ट्रांजिशन था दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स का, या एक दूसरे यूनिवर्स से कॉस्ट से बना? हम इसको अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, हमारी ऑडियंस को आप सारी चीजें एक ही वीडियो में दे देंगे क्या? यस। लेकिन मतलब हमें लगता है कि जो धर्म है वो घमंडी होते हैं, मतलब कि उन्हें सारे आंसर्स का जवाब देना ही है, इसलिए वो फिर प्रूव कर देते कि या नहीं यूनिवर्स है, उसके आगे गॉड है, मान लो वैसे ही बैठ जाओ। ओके कंटिन्यू। ना वो लोग प्री सपोज, मतलब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं एक चीज को कुछ मान के, पता नहीं है लेकिन वो क्लेम कर देते हैं 100% यस ये तो है ही। लेट्स कंटिन्यू। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम जावेद जी को सुनेंगे। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे या बाहर? जी पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं, पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए?
आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने वर्षों के बाद क्या होने वाला है। हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूं कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूं? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहां गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीजन है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही भाई कल को मैं यकीन कर लूं कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है भाई, वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साहब देखिए मेरा फेथ है, इस पे बात न किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। आप क्या बोलना चाहोगे? अभी तक इनका जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, आई थिंक 1 मिनट हो गया है। क्या लगता है आपको? इन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन बताया है फेथ एंड बिलीफ के अंदर। बिलीफ इज समथिंग जिसका कोई रैशनल ग्राउंडिंग होता है। जैसे उन्होंने कहा कि नॉर्थ पोल मैंने नहीं देखा, पर होता है नॉर्थ पोल, क्योंकि डिडक्शंस है हमारे पास। या फिर ऐसा बिलीफ जिसका कोई ना कोई लॉजिकल ग्राउंडिंग हो, वो बिलीफ में आता है। फेथ ऐसा होता है जिसका कोई लॉजिकल ग्राउंडिंग नहीं होता, जैसे कि इनफाइनाइट चेन ऑफ नो एक्शंस नहीं हो सकते, तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा और हमें सपोज करना पड़ेगा कि कोई है एंड वो गॉड होगा। ये स्टुपिडिटी जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल स्टुपिडिटी है। तो फेथ का कोई रैशनल ग्राउंड नहीं होता है। जब हम बातें करते हैं ना फेथ ओवर रीजन की बातें करते हैं, कि ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जिसके पास यूनिक कैपेबिलिटीज है कि हम अपने एक्शंस के ऊपर ना रीजनिंग लगा सकें। लेकिन जब वो रीजनिंग, जब हम उसमें कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपने स्टूपिड बिलीफ्स को या फेथ को डिफेंड करने के लिए रीजनिंग का यूज करते हैं, एंड जावेद अख्तर साहब उसी विंग की बातें कर रहे हैं। तो आपको इनका ओपनिंग स्टेटमेंट अभी तक कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये कुछ पन्ने फाड़ने वाले हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इनका बैकग्राउंड एक राइटर का रहा है जो फिल्मों के ट्रांसक्रिप्ट लिखते थे। तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा तगड़े आर्गुमेंट्स बनाएंगे इन सपोर्ट ऑफ एथिज्म। पर और इनकी एज भी होगा, क्योंकि जनरेशनल गैप है दोनों के बीच में। तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा ही रैडिकल पॉइंट्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि बिल्कुल डिसअप्रूव करेगा गॉड को। पर लेट्स सी क्या होने वाला है। मैं तो आपके साथ टोटली डिसएग्री करता हूँ, लाइक -10, क्योंकि वो जरूर एक राइटर है, लेकिन वो चीजों के जो मर्म है, उनके मीनिंग्स हैं, हालांकि वो पोइट भी है, तो वो बहुत ही बेहतरी से समझते हैं। और अभी तक इन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर किया है, क्योंकि मुफ्ती जी ये बोल रहे थे कि हम साइंस का यूज नहीं करेंगे, हम किताबों का यूज नहीं करेंगे, मजहबी किताबों का। लेकिन वो हमको इसी जगह पे ले जा रहे थे कि हमें लॉजिक के नाम पे वो फेथ बेचने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हम ये जान ही नहीं सकते
कि वो जो नेसेसरी बीइंग है उसका एट्रीब्यूट क्या है। तो यहाँ पे डिस्प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो हालांकि डिस्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उस पे एक प्रूफ की वजह से बिलीव कर रहे हो या बिना किसी प्रूफ की वजह से बिलीव कर रहे हो। तो वो एक बिलीफ नहीं, वो आपका फेथ हो जाता है। आप उस चीज पे तब भी बिलीव करोगे जब कोई प्रूफ नहीं होगा। तो आई थिंक अभी तो इन्होंने पन्ने फाड़ना चालू कर दिए मुफ्ती जी के। तो इंटरेस्टिंग टेक है ये। Like- लॉर्ड, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? लेकिन हमें ये लगता है कि ये डिबेट ऐसी है कि जैसे उसकी फाइट नहीं हुई थी अभी, फेमस फाइट बॉक्सिंग की, एंथनी जोशुआ, जेक पॉल। ना जेक पॉल और उसका क्या नाम था, नहीं माइक टाइसन। एंड्रयू टेट। अच्छा, माइक टाइसन। माइक टाइसन और जेक तो लाइक पॉल। हमें लगता है कि अब ये माइक टाइसन हो गए हैं, तो लाइक एज का गैप तो आता ही, और फिर ना जो आपके सामने लॉजिक और रीजनिंग की बात कर रहा है वो कुछ भी लॉजिक और रीजनिंग दे रहा हो, पर वो पढ़ लिख के आया है। और ये हमें लगता है कि मतलब हमने डिबेट देखी है तो इतना होमवर्क करके आए नहीं। आप लोग एज पे मत जाइए, ये बहुत ही गहराइयों में बातों को समझते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट इनको भले ही ना पता हो बट आई थिंक गहराइयों को बहुत अच्छे से समझ के बात करते हैं। तो मैं तो जावेद जी को अभी से देख रहा हूँ पन्ने फाड़ते हुए मुफ्ती जी के, तो कंटिन्यू करते हैं। या हो सकता है क्योंकि इन्होंने कहा ना, जब फेथ बिलीफ है ही नहीं तो बिलीफ के नाम पे आप फेथ को बेचने की कोशिश कर रहे हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है यहाँ पे। तो लेट्स कंटिन्यू। देखो मैं नेक्स्ट टाइम स्टैम्प से स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने नेचर की बात करी है कहीं पे, तो फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं, खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में भी नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पॉन था जो किसी एक से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की जरूरत भी नहीं। अभी आपने जो डॉग्स खाने के राइटर, लेकिन इनको बहुत तजुर्बा है। तो जब इन्होंने बोला कि आप एक आइलैंड पे जाते हो और वहां पे आपको रेड बॉल दिखता है, तो आप ये सोचते हैं बॉल किसने बनाया, पर आप ये नहीं पूछते आइलैंड किसने बनाया। तो आप सभी ने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम सुना होगा। तो हाइजेनबर्ग एक काफ़ी फेमस जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फील्ड पे काफ़ी काम किया है, और इनका बुक है एक मेटाफिजिक्स के ऊपर। तो हाइजेनबर्ग कहते हैं ना, फिलॉसफी वो होता है जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को देख के जब हम उस पर आश्चर्य करते हैं ना, तब वो फिलॉसफी नहीं होता है। फिलॉसफी तब होता है जब हम एक ऑर्डिनरी चीज़ों को देखें एंड फिर उसके ऊपर इंक्वायरी करना स्टार्ट करें। लाइक हमें ये कभी आश्चर्य नहीं होता कि इंसान ग्रेविटी को डिफाई करते हुए एक बॉल को उठा कैसे लेता है, क्योंकि हम उसको हमेशा एक नॉर्मल नज़रिए से देखते हैं। पर हाइजेनबर्ग के लिए वो लिटरली एक वो था। तो पहले चीज़। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि प्रकृति का कोई इंसाफ नहीं होता, इंसाफ एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है। आई एग्री विद दैट। क्योंकि जब डार्विन को पढ़ोगे ना, तो डार्विन की थ्योरी में है
नो स्ट्रॉन्ग गर्ल विल सर्वाइव, नो नेचुरल सिलेक्शन की बातें होती हैं एंड वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर बना रखा है। तो ऑफ कोर्स जानवर जब दूसरे जानवर को मानता है तो उसका कोई जेल, उसका कोई सज़ा, उसका कोई सुनवाई होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब इंसानी फितरत है। तो लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है जावेद अख्तर का, कि जब इंसाफ एक कॉन्सेप्ट है जो इंसानों ने खुद के लिए बनाया है, आंधी का इंसाफ नहीं होता, सुनामी का इंसाफ नहीं होता, जानवरों का इंसाफ नहीं होता, तो हाउ डू यू नो कि गॉड इंसाफ करेगा? आप लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर? या मैं एग्री करता हूँ और एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। मे बी उन्होंने इस आर्गुमेंट को ऐसे नहीं प्रेजेंट किया होगा, बट मैं इसको इस वे में भी देख रहा हूँ कि जरूर जैसे आप सेब तो बहुत ही गिरते होंगे, बट न्यूटन ने ही नोटिस किया कि सेब गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने Yes. बहुत आम सी चीज में ऐसी चीजें सोच ली और आज हम यहाँ पे हैं। और एक और चीज, अगर हम ये देखते कि यूनिवर्स में इंसाफ नहीं है, यूनिवर्स में कोई मॉरल लॉ नहीं है जो गवर्न कर रहा है कोई भी चीज, यूनिवर्स में कुछ भी मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो जो गॉड है, जो नेसेसरी बीइंग है, वो हम उस पे मोरालिटी कैसे असर्ट कर सकते हैं? तो ये एक काइंड ऑफ रिबर्टल हो सकता है कि जब ये ट्राई करते हैं उस नेसेसरी बीइंग को गॉड प्रूफ करने का, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट दिया है इन्होंने कि जब यूनिवर्स में ही हमें मॉरल लॉज नहीं दिखते, तो नेसेसरी बीइंग में कोई मॉरल लॉ कैसे हो सकता है, या मोरालिटी, सेंस ऑफ मोरालिटी, जस्टिस कहाँ से ही आएगा? अगर वो होता तो हमें हर जगह दिखता, हर चीज में दिखता। यस, आप एंड क्या डार्विन सोचते ने हो इस चीज मोरालिटी, के बारे में? आई टोटली एग्री, क्योंकि ये एक मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट है। हम मॉडल कब हुए? जब हम सेटल्ड हुए, राइट? पहले जब हंटर एंड गैदरर थे, हमारे पास मोरालिटी नहीं थी, हम नेचर के लॉ के हिसाब से चलते थे। वहाँ पे अगर कोई शिकार करते हुए मारा जाता था तो उसको एक बहुत बहुत बड़ा योद्धा कहा जाता था, राइट? या कोई ऐसे चीज़ों को वो किया जाता था जब कोई अपने जाके सामने से जो जितना ज़्यादा हंटिंग करके आता था, वो उतना ज़्यादा प्रिविलेज्ड होता था। तो ये चीज़ें उस समय बिल्कुल बिल्कुल नेचर के अकॉर्डिंग थी, बट जब जब हम सेटल्ड हुए, तब हमारे अंदर शर्म-ओ-हया आई। तब हम सोशली बाउंडेड हुए चीज़ों को लेके, तब हमारे अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होनी स्टार्ट हुई, जो कि बहुत लेट के स्टेज में ह्यूमन्स में डेवलप हुआ है। तो जब एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट या सिंपल मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट की बेसिस पे हम खुदा को कैसे जज कर सकते हैं? एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग पॉइंट है यहाँ पे। लॉर्ड, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो कि जैसे जंगल में कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इंसानों में भी कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर अपन 10,000 साल पहले चले जाएं, तो उसके पहले कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अपन को दिख रहा है जो कुछ भी मोरल होते हुए, वो इसलिए दिख रहा है कि डर, और उसको प्रोसेस कर पाना, उसको सोच पाना कि तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ वो बुरा कर सकता है। कर्मा नहीं होगा तुम्हारे साथ कि ऊपर वाला बुरा कर देगा, लेकिन वो व्यक्ति तो कर सकता है ना बुरा तुम्हारा। तो उसी के रिस्क को कम करने के लिए अपन ने सोशल रूल्स बनाए कि ग्रुप में मिलके काम करो, ना तुम हमारा बुरा करना, ना हम तुम्हारा बुरा करेंगे, बेसिकली। और मोरल्स जो भी हैं वो इंसानों के होने से हैं। अगर इंसान ना हो तो जो सिविक्स के सारे रूल हैं वो बेकार हैं, क्योंकि किसी भी और फैक्टर्स पे सिविक्स के रूल अप्लाई होते ही नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि कोई मतलब चल रहा था, कोई अगर मोरल भी था तो इतने सालों से यूनिवर्स चल रहा था। किसी भी और जानवर जो ग्रुप में भी रहते हैं, उनमें मोरालिटी क्यों नहीं आई, सिर्फ इंसानों में क्यों आई? और इंसानों में भी तब आई जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनके पास सोचने का टाइम था, और अपने बारे में और सेल्फ के बारे में सोचने का टाइम था, तब उन्हें डर लगा और फिर उन्होंने रूल्स बनाए। लॉर्ड भाई, हमें अभी भाई आप मैनेज कर सकते हो साउंड आउटपुट, लाइक मेरा या लॉर्ड भाई का? उनका थोड़ा कम। ओके, सो लेट्स गो बैक, फिर कंप्लीट करते हैं। रिलीजन एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, बहुत ही तगड़ा पॉइंट है जावेद अख्तर साहब का। कंटिन्यू। आई थिंक उनका पॉइंट ये पॉइंट कर रहा है कि जो नेसेसरी बीइंग के बारे में ये बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मॉरल असर्शन लगाना ही एक प्री सपोजिशन है, वो लॉजिकल नहीं है।
ऑफ कोर्स, क्योंकि जब बातें करें कि नेचर का कोई वो नहीं होता, क्या कहा जाता है, कोई इंसाफ नहीं होता। जब कोई मॉरल कुदरत, लॉज नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी श्रीलंका एंड साउथ इंडिया में जो तूफान आया है, तो तूफान को कोई सजा नहीं मिलने वाला है, वो बस हुआ है। या जबकि कुछ गॉड्स को ऐसा बोला जाता है कि वो ये एज अ पनिशमेंट ये सब करते हैं, तो हाँ, तो मुझे बस वो ना बाइबल का एक debatable। वर्स याद आता है, जहाँ पे कहता है ना कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस ऑन हिज ओन इमेज। मुझे लगता है ना कि इंसानों ने खुदा को अपनी इमेज में बनाया है। एक हमें एक सेम फनी सा मुझे आर्गुमेंट भी आ रहा था इसके ऊपर कि बिल्कुल बोलिए। मतलब गॉड ने क्रिएट कर दी, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले धरती बना दी उन्होंने। उसके बाद वो सोता रहा, उसे अभी पिछले 10,000 साल पहले समझ में आया कि नहीं, हम इन्हें रूल्स देंगे कि इन्हें सोशल रूल्स दें, सिविक्स दें कि ये कैसे जिए, कैसे मतलब वो रखे। उसके पहले तो कोई ऐसे सोशल रूल्स थे ही नहीं ना, तो मतलब गॉड ने भी नए नहीं दिए सब रूल। तो फिर ये भी एक वैलिड पॉइंट है। चलो कंटिन्यू करते हैं इस पे। ओके। हाँ, जबकि ये पॉइंट मतलब काइंड ऑफ अगेंस्ट तो नहीं है रिलीजन के, बट हाँ हम कंटिन्यू करते हैं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था, ये मेरी आँख तो नहीं यूँ कर दिया उसे, तो इसे सजा मिलने नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कर लें, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं, है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी नहीं, वो आप में कुछ खूबियां भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फायदा है, वो फायदा है। अल्कोहल जो है वो ज़्यादातर दवाओं में यूज़ होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जेटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज पीते थे। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र की है जो 2 पैक नाप के शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीज़ों में आदत होती है जो बढ़ती है। आज तक में एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता, सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखा। अभी तक इन्होंने 2 चीजें बोली जिसके बारे में मैं बात करूंगा। एक तो जो रिलीजन है वो ट्राई कर रहे हैं पोर्ट्रे करने का कि अल्कोहल की तरह बढ़ती है। आप थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हो, थोड़ा सा एग्री करते हो, वो कोई लॉजिकल बेस पे नहीं होता। लॉजिक्स आ सकते हैं, ठीक है, लॉजिक्स ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही होते हैं। कभी कभी हमारे लिए ये भी लॉजिकल था, अर्थ फ्लैट है, वो हमारे लिए लॉजिकल था। तो लॉजिक्स ऐसा नहीं है कि वो 100% सर्टेनिटी गारंटी करती है फिजिकल वर्ल्ड में। बट यहाँ पे जावेद सर ने बात करी कि आप बिलीव कर सकते हो,
वहां पे फेथ आता है रिलीजन में। जब आप रिलीजन में बिलीव करते हो तो आप फेथ इज वेरी नेसेसिटी। किसी भी रिलीजन में आपको फेथ चाहिए ही होगा। बिना फेथ के आप रिलीजन में बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ये बोला जाता है कि अगर कोई प्रूफ नहीं ही हो, गॉड के लिए कोई प्रूफ नहीं ही हो, गॉड फिर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम उसे पूरा जान ही नहीं सकते। तो आप कितना भी डिस्प्रूव कर लो, वहां पे एक आर्गुमेंट हमेशा ही रहेगा कि गॉड को तुम कभी जान नहीं सकते फुल्ली, वो यूनिवर्स के परे है। तो आपको फेथ लाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जावेद सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि फेथ इज वेरी नेसेसरी। और आप थोड़ा सा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते रिलीजन को, क्योंकि जब आप ट्रस्ट करते हो तो आप फेथ लाते हो। भले ही आप किसी पर्सन को अगर ट्रस्ट करते हो तो आप फेथ लाते हो। वहाँ वहाँ डेफिनेटली कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, बट फेथ इज वेरी नेसेसरी। और रिलीजन में ये बिल्कुल टेंडेंसी, आप थोड़ा सा बिलीव करना स्टार्ट करोगे तो वो धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाती है, आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। मैं ऐसा मानता हूँ डॉक्स ना कि फेथ एंड रीजन ये दो पोल होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के। तो हर एक इंसान के पास ना फेथ भी होता है और रीजन भी होता है। तो हम जब बातें करते हैं ना कन्फर्मेशनल बायसेस के, तो वो ये चीज़ें होती हैं कि हमारे पास अपने कुछ प्रीवियसली होल्डिंग बिलीव्स होते हैं, और कुछ इंसान जिसके पास फेथ ज़्यादा होता है वो रीजन का यूज करता है उस बिलीव्स को डिफेंड करने के लिए। जो टिपिकल फेथ वाले जो होते हैं ना, कि उनको हम कहते हैं फेथ ओवर रीजन। कि लेट्स सपोज जो रिलीजियस पर्सन है, उन्होंने गॉड को के बारे में उनके पास आइडियाज होता है, एंड वो रीजन का यूज करते हैं उस बिलीव्स को डिफेंड करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए। वहीं कुछ इंसान होते हैं जिनके ऊपर ना रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इवन तो कि उनके पास प्रीवियसली होल्डिंग बिलीफ होते हैं, पर उनके पास एक एबिलिटी होता है क्रिटिकल थिंकिंग का। एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये कहता है कि जब एक कोई प्रोसेस, जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे लॉर्ड ने पहले बातें की थी कि 500 साल पहले लोग मानते थे कि सूरज अर्थ सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, एंड सन उसका चक्कर लगा रहा है। तो लेकिन लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आई जब गैलीलियो का पूरा थ्योरी से आया और पता चला कि अर्थ एक येट अनदर प्लैनेट है, सेंटर नहीं है पूरे यूनिवर्स का। तो उन्होंने अपने प्रीवियस बिलीफ्स को ड्रॉप किया, एक नए बिलीफ को क्रिएट किया, नो रीजन ओवर फेथ। तो वो तो मुझे लगता है जावेद अख्तर साहब ना, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि लोगों के पास प्रीवियसली होल्डिंग बिलीफ नहीं होता या फेथ नहीं होता, डिग्री के ऊपर होता है। पर यहाँ पर मेन डिफरेंस एटीट्यूड का है। कुछ के लिए फेथ ओवर रीजन होता है, कुछ के लिए रीजन ओवर फेथ होता है। एनी टेक ऑन दिस? हमें लगता है कि हमें लगता है कि जो लोग हैं और जो बिलीव करते हैं गॉड पे, उनमें दो कैटेगरी होती हैं। एक जो कि मान लेते हैं कि मैं बिलीव कर रहा हूँ और उसे प्रूव नहीं करते लोगों को। पर जो लोग प्रूव करते हैं कि नहीं हमारा गॉड है और फिर वो असली भी है और फिर उसके बारे में 17 बातें करते हैं, तो उनका सिंपल रीजन ये होता है कि वो उसे लॉजिकली प्रूव करना चाहते हैं कि उनका गॉड वैलिडेट हो जाए। लेकिन ना तो उसे प्रूव करा नहीं जा सकता पहली बात, तो फिर उसमें लॉजिकल फैलिसीज देते हैं वो लोग, लाइक ट्राई टू प्रूव। यहाँ हाँ बताइए। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि मुझे एविडेंस चाहिए ही नहीं गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए, मुझे कोई प्रूफ ही नहीं चाहिए, बट गॉड एग्जिस्ट करता है मेरे लिए। तो हाँ, तो वैसे हम लोग कहा ना कि मतलब की बात कर रहे हैं। कुछ लोग मिलेंगे जिन्हें मतलब नहीं तुमसे, कि तुम्हें उन्हें कन्वर्ट नहीं करना है। उनका मतलब सीधा ये है कि अपना फेथ तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहे हैं। लाइक तुम कभी ज्यूइश पीपल से मिलो तो उन्हें नहीं मतलब है, वो ना प्रूफ करने फंसेंगे ना डिस्प्रूव में, क्योंकि उन्हें किसी को कन्वर्ट करना ही नहीं है। पर अगर कोई इस्लामिस्ट होगा तो वो लॉजिक और रीजनिंग के आधार पे लॉर्ड भाई मत, पर वो टेंडेंसी है उनके अंदर कि हम प्रूव कर सकते हैं। उनके पास कुछ सेट ऑफ आर्गुमेंट होते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं।
बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो आई थिंक डिबेट का ये आई मीन फर्स्ट राउंड ही है, ये जावेद जी का फर्स्ट राउंड आई थिंक Yeah, एंड होने let's वाला finish है। the whole opening statement from both side क्योंकि हमें दोनों तरफ जब तगड़ा अल्पोजिट opening बोलते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक हैं, बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियां हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी सिर्फ रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। Let's stop here. तो जावेद सर का मैंने ओपनिंग देखा, इनका जो लास्ट एग्जांपल था ना कि लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली 2 पैक पीते हैं और उसका सही से इस्तेमाल करते हैं, और उसी में से कुछ लोग होते हैं जो अंधाधुंध पीते हैं एंड फिर पता नहीं होता, फिर उन्होंने कैंसर का एग्जांपल दिया। तो सेम फेथ ओवर रीजन का सवाल है यहाँ पे, हम कैसे यूज कर रहे हो उस चीज को, यूजफुलनेस क्या है उसका। सो मेरे लिए ये बहुत ही दमदार ओपनिंग थी। आप लोग अपना अपना टेक बताएं, इसी के साथ हम अपना फर्स्ट राउंड ऑफ ये रिव्यू खत्म करेंगे, फिर हम सेकंड राउंड रिकॉर्ड करेंगे इसके लिए। गो अहेड बोथ ऑफ यू। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई मीन मैं तो पहली बात बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि ऐसी कोई चीज देखने को मिल रही है इंडिया में, क्योंकि वी ऑल नो लाइक इंडिया में इस टाइप का सीन बहुत ही कम है। एंड जावेद आई थिंक मुफ्ती जी ने जो ट्राई किया वो मोर लाइक वेल स्ट्रक्चर आर्गुमेंट करने का ट्राई किया, लेकिन उनके जो आर्गुमेंट्स थे उसके बहुत ही ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, उसके लूप होल्स हैं, एंड उन वो डिबंक हो चुके हैं और वो बस आके क्लेम कर रहे हैं कि एथिस्ट लोग। एंड वो उनका जो आर्गुमेंट है अभी तक मुझे लगता भी नहीं कि वो गॉड कभी प्रूव भी कर पाएंगे। और जो जावेद सर का आर्गुमेंट था उसमें उन्होंने उनका सबसे प्यारा आर्गुमेंट मुझे लगा कि जो यूनिवर्स है उसमें कोई भी मॉरल लॉ है ही नहीं, नेचर है, नेचर का हम कोई भी मॉरल लॉज ही नहीं देखते। तो मुफ्ती जी जो ट्राई कर रहे हैं नेसेसरी बीइंग प्रूफ करने का, अगर वो मान भी ले हम उनको दे भी दे कि यूनिवर्स के अलावा एक नेसेसरी बीइंग है, ठीक है, बट आप उसको कभी ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि वो मॉरली उसके पास सब मॉरल है, कुछ मॉरल सेंस है, कुछ मॉरली एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि यूनिवर्स में हमें वो कहीं पे भी नहीं दिखता। और मुझे लगता है कि एंड यहाँ उन्होंने पे मैं एक बहुत ही फेमस हाँ जी एग्जांपल लेना चाहूंगा कि वहां पे था कि जस्ट बिकॉज कि हर एक बच्चे का एक माँ बाप होता है, राइट। दुनिया में जितने भी इंसान उनके माँ बाप हैं, ऐसा कतई मतलब नहीं है ना कि पूरी दुनिया का मिला के एक माँ बाप होगा। एंड जब हम इस टाइप की असर्शन लॉजिक, इस टाइप के स्टेटमेंट जब लेते हैं ना कि हर एक चीज कंटेंजेंट है तो बेस एक नेसेसरी बीइंग पे होगा, तो लिटरली हम उसी चीज को असर्ट करना चाह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज एवरी चाइल्ड हैविंग अ पेरेंट, सारे दुनिया के सारे चाइल्ड को मिला के एक पेरेंट होगा और वो गॉड होगा। लिटरली ये स्टुपिडिटी है। हाँ, और यहाँ पे एक और सेम अगर एग्जांपल आप लोगे अभी भाई, तो जैसे हम जानते ए बायोजेनेसिस में जो मॉलिक्यूल्स बने थे फर्स्ट सेल, आप जो भी बोलो, वो कोई लिविंग चीज नहीं थी, वो नहीं था। प्रोटीन्स थे और वो कॉन्शियस प्रोटीन्स नहीं थे। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे हमारे वो ही जब नॉन लिविंग है, तो ये यूनिवर्स डेफिनेटली कोई नॉन लिविंग चीज से या कोई मटेरियल से भी बन सकता है। हमें ये प्री सपोज करने की कोई जरूरत नहीं जब तक कोई हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ्स ना मिल जाए कि या देयर इज सम नेसेसरी बीइंग विद कॉन्शियसनेस, मॉरल रूल्स एंड डिजायर एंड ऑल। हाँ, यहाँ पे जो रिचर्ड डॉकिंस है तो उनका एक बुक है और उन्होंने बुक में बातें की हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइनिंग के बारे में। एंड उन्होंने बताया कि जो हमारा डीएनए आरएनए जो होता है या फिर हमारे जो जीनोम कोड्स होते हैं ना, वो एक ब्लूप्रिंट नहीं है। ब्लूप्रिंट का सिंपली मतलब होता है कि आप सेम स्टेप विद द सेम मटेरियल फॉलो करो और आप सेम चीज को रेप्लिकेट कर सकते हो।
पर हमारे जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो लिटरली ब्लूप्रिंट नहीं है। उनके अपने खुद के कुछ लोकल रूल्स होते हैं। जब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिफाइन कर रहे होंगे ना, तो एबायोजेनेसिस को भी लेंगे, एंजाइम पैराडॉक्स को भी लेंगे वहाँ पे, कि कैसे अमीनो एसिड अमीनो एसिड होता है प्रोटीन बनने के लिए, कैसे अमीनो एसिड के साथ हमें एंजाइम चाहिए होता है, और एंजाइम तभी आएगा जब एंजाइम हमेशा एक लिविंग बीइंग से आता है। तो वहाँ पे पैराडॉक्सिकल है। एंड उस इतने सारे एविडेंस होने के बाद जब हम प्री सपोज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे रिचर्ड डॉकिंस यहाँ पे वो कैटेगोरिकल मिस्टेक लाते हैं और बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज कि जितने भी मैकेनिकल चीजें हैं वर्ल्ड के, वो सारे के सारे हमें लगता है हम क्रिएटेड ब्लूप्रिंट पे क्रिएटेड है, और फिर उसी कैटेगरी में हम बायोलॉजिकल बीइंग को ले आते हैं। पर बायोलॉजिकल बीइंग्स ब्लूप्रिंट के ऊपर नहीं बने होते हैं। तो ये कैटेगोरिकल मिस्टेक है। और जो इनका इनका जो इंटेलिजेंट वॉच मेकर का आर्गुमेंट आता है ना, वो यहीं पे आता है कि हम मैकेनिकल चीज़ें के क्रिएशंस को उठाते हैं, बायोलॉजिकल बीइंग पे लगाते हैं, दूसरे कैटेगरी के ऊपर एज्यूम कर देते हैं कि गॉड ने बनाया है। एंड फिर आपसे वही बात प्रूव होती है जो आपने कहा था कि जो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो कॉन्शियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। एंड फिर हमें असर्ट करना कि एक सुपर इंटेलिजेंट एक ऐसा बीइंग होगा जिसने सभी चीज़ों को बनाया है। तो बस ये हिस्ट्री जनरलाइजेशन है जो कि लॉजिकल फैलेसी है। बिल्कुल। एंड लॉर्ड भाई, हम डेफिनेटली आपके बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड्स इंक्लूड करना चाहेंगे हमारे वीडियो की एंडिंग में। सो प्लीज आप कुछ लाइक करिए। जो डिबेटिंग हम देख रहे हैं कि अगर जो स्टार्टिंग है और ऐसी डिबेटें और भी हो डिफरेंट टॉपिक पे, तो मतलब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई कर नहीं रहा है। और सेकंड डोंट वरी, हम करेंगे। नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो मतलब अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं लोग, वो लोग आपके साथ में अगर डिबेट करें, कल के दिन अपन को मोदी राहुल गांधी साथ में डिबेट करते देखें तो और भी अच्छा होगा। आप तो हमें पिटवा के मानोगे लॉर्ड भाई। इतने बड़े बड़े जो आपने नाम लिए। पर हाँ, इंडिया में ये ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए जहाँ पे हर एक तरीके का वर्ल्ड व्यू को एक स्टेज मिलना चाहिए कि वो अपनी बातें आए रखे। एंड अल्टीमेटली ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको फॉलो करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही है। क्योंकि तभी हम एक इंटेलेक्चुअल समाज की स्थापना कर पाएंगे जो कि खोसा गया है हमारे मॉडर्न डे सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लॉर्ड भाई, आप कुछ और कहना चाहेंगे? सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया था आपको। नहीं ठीक है, खत्म करते हैं वीडियो। सॉरी स्टार्ट बिल्कुल गाइस। मैं सो ऑल आई वांट टू से ना कि हम नेक्स्ट स्ट्रीम में आएंगे एंड उसमें हम जितने भी आर्गुमेंट जो हमने बातें की ना, कंटिजेंसी के आर्गुमेंट, इनफाइनाइट रिग्रेस के आर्गुमेंट, फाइन ट्यून के आर्गुमेंट, सो विल ट्राई टू शो ना कि उस आर्गुमेंट को पहले हम दिखाएं, फिर वहाँ पे हम आपको उसकी फैलेसी या उसके कंक्लूजन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। एंड इट्स टोटली ओपन फॉर ऑडियंस वो अपना टेक कैसे रखना चाहते हैं। सो अभी हमें पॉज करना पड़ेगा, पर हम नेक्स्ट जब भी आ रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सारे आर्गुमेंट्स को एक एक करके, नहीं हम सिर्फ वीडियो को देखेंगे पर हम पूरा का पूरा आर्गुमेंट एक निष्पक्ष रूप से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो लोगों। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि तुम्हें कौन सा आर्गुमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मुफ्ती साइड की साइड से या जावेद साइड के साइड से, और तुम्हें कौन अभी तक बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और हम डेफिनेटली एक प्रॉपर वीडियोस के साथ आएंगे, जितनी भी आर्गुमेंट्स है इन डिटेल पूरा, लाइक उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। अगर आपको एथिज्म टाइप के कंटेंट पसंद है तो डेफिनेटली गाइस सब्सक्राइब करो। And they are atheist, I am not atheist. बच रहा है तू। लॉर्ड भाई बचना चाह रहे हैं कि इनको कोई चाटे न मारे रोड पे चलते समय। अरे नहीं, हमारा कोई, हम किसी धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एथिज्म को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं लॉर्ड भाई, आप मार तो खाओगे हमारे साथ आने के लिए। नहीं, हम मार नहीं खाएंगे।
बाय अच्छा मैं पॉज कर रहा हूँ